हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यांग काई को लॉ इन्फॉर्मेंस की जो एजेंसी होती है वो अपने साथ पकड़ के ले जाते हैं और जेल में डाल देते हैं। अब जैसे ही ये बात सुमो की सिस्टर सुयान को जाती है कि किस तरह से उसके भाई को बचाने के लिए यांग काई को जेल में डाल दिया गया है, खुद यांग काई को बचाने के लिए उसी जेल में पहुंच जाती है और वहाँ पे धड़ल्ले से घुसती है और यांग काई को बाहर लेके आ जाती है। अब यहाँ पे सुयान ने यांग काई को हाथों से पकड़ रखा होता है, जिसके कारण वहाँ पे सारे डिसाइपल्स में बस एक ही गुसर पुसर चलने लगती है कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा चल क्या रहा है। यान तो इस कॉन्टिनेंट के ये जो 3 मेजर सेक्ट्स है उनमें से ये सबसे ज्यादा यंगर डिसाइपल है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और इसकी खूबसूरती के चर्चे चारों तरफ है। जिसने अभी तक किसी भी लड़के को घास नहीं डाली है, तो आखिर ये यहाँ पे सुयांग से इतना ज्यादा चिपकी हुई कैसे है। अब इसी बात का विरोध वो जी नामक बंदा कर रहा होता है, जो कि दिल ही दिल में यहाँ पे सुयान को पसंद करता था। जैसे ही सुयान यांग काई को लेकर के उस जेल से बाहर निकलती है, वहाँ पे वो जो जी होता है उसका रास्ता रोक लेता है और यांग काई को वो बहुत ही बुरा भला कहने लगता है। जिसपे सुयान जो होती है यांग काई का यहाँ साथ देते हुए कहती है कि तुम्हें हमारे मामलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी तुम्हें किसने हक दिया है कि मैं किसे पसंद करूंगी किसे नहीं पसंद करूंगी, ये तुम डिसाइड करोगे। यहाँ पे वो सबके सामने ये इकरार कर देती है कि यही मेरी मर्जी है कि मैं किसके साथ घूमूं या फिरूं। जो यांग काई होता है वो भी उसके नाटक में साथ देते हुए यहाँ पे इकरार कर देता है कि मुझे भी ये पसंद है और हम दोनों ही आपस की सहमति से एक रिलेशनशिप में हैं। जी को ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि सुयान इस जैसे एक ट्रायल डिसाइपल के साथ कैसे हो सकती है। इसी से रिलेटेड यहाँ ये आज का एपिसोड है, जहाँ पे इसी चीज को लेकर के काफी बहसबाजी होगी। वो जी यहाँ पे यांग काई से कहता है कि तुम कायुआन रिल्म के एक 3rd लेवल के ट्रायल डिसाइपल हो और किसी सेक्ट का ट्रायल डिसाइपल होना यहाँ के सेक्ट के एक कीड़े के बराबर है। और तुझ जैसे कचड़ी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहाँ पे सुयान के साथ हो। आगे वो जी यहाँ सुयान से कहने लगता है कि आखिर तुम इस जैसे बंदे को कैसे लाइक कर सकती हो। जिसपे सुयान उसे कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा ना कि मैं किसे पसंद करूंगी या नहीं पसंद करूंगी, ये तुम्हारा मामला नहीं है, इसीलिए हमारे अफेयर से दूर रहो। इस पे यांग काई इस ड्रामे को और बढ़ा चढ़ा करके उस जी को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने के लिए कह बैठता है कि लगता है कि ब्रदर जी को ये बात पता नहीं है कि पहली नजर का भी प्यार होता है। हमारा ये जो प्यार है ये लव इन फर्स्ट साइट का है। ये सुनती ही सुयान जो होती है वो यांग काई के पीठ पे एक जोरदार चिमटी काटती है और उसे मन ही मन में कह रही होती है कि ये तुम्हारा ड्रामा कुछ ज्यादा हद से आगे नहीं बढ़ रहा है। जिसपे वो जी यांग काई से कहता है कि मैं यहाँ पे सीनियर सिस्टर से बात कर रहा हूँ और तुम्हारी औकात नहीं है कि हमारी बात को काटते हुए बीच में बोलो, क्योंकि तुम जैसा कचरा तो कचरा ही रहेगा। मैं जब तुम्हारी एज का था तो मैं ऑलरेडी ची डायनेस्टी स्टेट में पहुंच चुका था और अभी तो मैं क्लंचिंग रेल्म के पीक पॉइंट पे हूँ। तो सोचो कि तुझ जैसे कायुआन रेल्म के 3rd लेवल होने के बावजूद भी तुझे इतना घमंड है, तो मुझे कितना घमंड होगा। तुम्हारी पावर्स तो मेरी आगे एक चींटी की भी औकात नहीं रखते। तुम्हारा और मेरा तो कंपैरिजन भी नहीं किया जा सकता। जिस पे यांग काई उसे कहता है कि ये तो बात की बात में देखेंगे कौन किसे मात देता है। अब आगे सुयान इस बहस को यहीं रोकती है और उस जी से कहती है कि आज के लिए इस लॉ इन्फॉर्मेंस एजेंसी ने इसे बहुत ज्यादा इंजरीज दे दी है, इसीलिए अभी का अभी हमारे रास्ते से हटो, क्योंकि मुझे इसे हील करना है। लेकिन वो जी तो यहाँ पे डट के खड़ा रह जाता है कि आज यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। उस लॉ एजेंसी के जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो सब उसका ऑर्डर फॉलो करते हुए उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। आगे वो जी उन्हें ऑर्डर देता है कि कोई भी यहाँ से बच के जाने की कोशिश करेगा तो उसे अभी के अभी मार दिया जाए। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हमें उस मीटिंग हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पे सुमो और जुआन अपनी अपनी सफाई पेश कर रहे होते हैं एल्डर्स के सामने। सुमो कहता है कि मैंने आपको सारी बातें सच सच बता दी है और अब आप ही लोग फैसला करेंगे। जुआन अपने आप को डिफेंस करते हुए कहता है कि इसी के दोस्त यांग काई ने मुझ पे जानलेवा अटैक किया था। उसने मुझ पे ऐसे वेपन से अटैक किया जिसके कारण मेरा जो गोल्डन आर्मर था वो कट चुका था। अगर लॉ इन्फॉर्मेंस वाली एजेंसी वहाँ मुझे बचाने के लिए नहीं आती तो वो जो यांग काई है उसने तो अपने पूरे वेपन को मेरे शरीर के अंदर घुसा दिया था, जिसके कारण मेरी मौत भी हो सकती थी। अब यहाँ पे इन दोनों का फैसला करने के लिए वो जो एल्डर्स होते हैं वो 2 ग्रुप में बढ़ जाते हैं। सुमो का जो ग्रैंड फादर होते हैं वो उस सेक्ट के 2nd एल्डर होते हैं। ये जो जुआन के ग्रैंड फादर होते हैं वो उस सेक्ट के 1st एल्डर होते हैं।
दोनों की काफी सालों से पुरानी दुश्मनी चल रही होती है और ये दोनों अपने अपने ग्रैंडसन को बचाने के फिराक में होते हैं। टेलर का कहना होता है कि यांग काई ने इस सेक्ट के रूल्स को तोड़ा है, इसलिए उसे काफी ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। जिसपे सुमो के ग्रैंडफादर जो होते हैं वो यहाँ यांग काई को बचाते हुए कहते हैं कि अगर यांग काई ने ये रूल्स को तोड़ा है तो ये तुम्हारा जुआन भी तो दूध का धुला हुआ नहीं है। वो भी फाइट करने के लिए अपने साथ एक गोल्डन आर्मर पहन के गया था। ये भी एक तरह के रूल्स को तोड़ने के बराबर ही है। तो इस जुआन को भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितनी कि यांग काई को दी जा रही है। पहले यहाँ पे फाइट की शुरुआत उस जुआन ने ही की है, क्योंकि अगर जुआन को अपनी स्ट्रेंथ पे भरोसा होता तो वो वहाँ पे फाइट करने के लिए वो आर्मर पहन के ही नहीं जाता। उस आर्मर को पहन करके फाइट करना ही सेक्ट के रूल को तोड़ना हुआ, क्योंकि अगर डिसाइपल आपस में प्रैक्टिस करने के लिए एक दूसरे से फाइट करते हैं तो उसमें इस तरह का कोई भी आर्मर पहनना नहीं चाहता। आगे जो सेकंड होल्डर होते हैं वो जुआन को ही दोषी ठहरा रहे होते हैं। इस पे जो जुआन होता है तुरंत ही पासा पलटते हुए वो सुमे के सामने मुड़ जाता है और उससे माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दो कि मैं तुमसे फाइट करने के लिए वो आर्मर पहन के गया था। अब ये देखते ही वो जो सेकंड एल्डर होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये लड़का तो काफी ज्यादा चालाक है। ये यहाँ जानबूझ करके यहाँ पे माफी मांग रहा है ताकि अपने आप को सजा से बचा सके और सारा का सारा इल्जाम यांग काई पे लाद सके। इस पे फर्स्ट एल्डर कहने लगते हैं कि ये देखो जुआन ने अपनी गलती की माफी मांग ली है, और वैसे भी जुआन की इतनी ज्यादा गलती नहीं है जितनी कि यांग काई का बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि उस यांग काई ने हर हाल में एक बहुत बड़ा क्राइम किया है। क्योंकि डिसाइपल के बीच हो रहे फाइट के दौरान एक मैजिकल वेपन को रखना और उससे दूसरे डिसाइपल पे जानलेवा हमला करना ये एक बहुत बड़ा अपराध है। यहाँ तो जुआन को वो ऑलमोस्ट किल ही कर चुका था, इसीलिए उस यांग काई को सेवरल पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि अगर यांग काई को इसके लिए पनिशमेंट नहीं दिया गया तो वो दूसरे डिसाइपल पे बैड इम्पैक्ट लाएगा। अब इस पे फर्स्ट एल्डर की तरफ जो सारे एल्डर्स होते हैं एग्री कर जाते हैं और ये यहाँ यांग काई को पनिशमेंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसपे सेकंड एल्डर उससे कहते हैं कि जब यांग काई ने सेक्ट का रूल तोड़ा है तो ये जुआन ने भी तो सेक्ट का रूल तोड़ा है। यहाँ पे मात्र एक बार माफी मांग लेने से ही इसका ये जो अपराध है वो मिट नहीं जाएगा। और ये तुम लोगों का बड़ा ही अजीब सा इंसाफ है। एक डिसाइपल को तो बहुत ही ज्यादा सर्व पनिशमेंट देने के लिए तैयार हो चुके हो, अगर दूसरे डिसाइपल ने गलती की है तो उसे माफी मांगते ही उसे बस रिहा कर दे रहे हो। जिसपे फर्स्ट एल्डर कहता है कि उस यांग काई ने अपने पास एक शार्प ब्लेड रखा था, उसका पूरा इरादा होता है जुआन को जान से मारने का। तो ये एक छोटा मोटा अपराध नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। तुम इसका कंपैरिजन जुआन ने जो गलती की है उससे नहीं कर सकते। आर्मर को पहन के फाइट करना और किसी को जान से मारने के लिए शार्प ब्लेड का यूज करना, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। जिसपे सेकंड एल्डर उसे कहता है कि जब ऐसे ही बात है तो जब वो लॉ इन्फॉर्मेंस वाले वहाँ पे गए थे, यांग काई के हाथों में ऐसा कोई वेपन क्यों नहीं दिखा? कहीं उन्हें स्पॉट पे इस तरह का कोई वेपन हाथ लगा है, फिर भी उस एजेंसी वालों ने यांग काई को दोषी ठहराते हुए जेल में बंद कर रखा है। आगे वो सेकंड एल्डर एक बुढ़े एल्डर से कहते हैं, तुम्हें यहाँ के लॉ एजेंसी के लीडर हो, क्या उन लोगों ने तुम्हें आगे कोई रिपोर्ट दी कि उस जगह पे कोई वेपन पाया गया है? तो वो एल्डर बताते हैं कि वहाँ पे किसी भी तरह का इस तरह का खतरनाक वेपन तो नहीं पाया गया, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोगों ने उस वेपन को अपनी आंखों से देखा है और गवाही दी है। यांग काई के हाथों में एक शार्प ब्लेड था जिसे वो जुआन को मार रहा था। जिसपे यहाँ पे जो सेकंड एल्डर होता है एक बहुत बड़ी बात सबके सामने रखता है। उनका कहना होता है कि इस तरह का जो वेपन होता है वो एक हाई लेवल कल्टीवेटर ही कंडेंस कर सकता है, क्योंकि अपनी स्पिरिचुअल पावर की यांग एनर्जी से खुद वेपन को कंडेंस कर सकता है और उसके बाद वो अपने आप ही गायब हो सकता है। तो यांग काई मात्र काईयुआन रेल्म के थर्ड लेवल पे है, तो इस जैसा एक लो लेवल का कल्टीवेटर इतने हाई लेवल के वेपन को कैसे कंडेंस कर सकता है, तुम ही लोग सोचो। अब ये सुनकर के तो सभी शॉक रह जाते हैं, क्योंकि इस तरह के एक मैजिकल वेपन को अपने आप कंडेंस करना ये कोई मजाक की बात नहीं है। ये तो केवल वही कल्टीवेटर कर सकता है जो कि अपने ट्रू एलिमेंट रेल्म में हो। जिसपे वो फर्स्ट एल्डर कहता है कि ऐसा करना तो वाकई में इम्पॉसिबल है, लेकिन तुम मार्शल आर्ट्स के वर्ल्ड के जानते नहीं हो। इसमें इस तरह की स्ट्रेंज मार्शल आर्ट्स की कमी नहीं है जिसका यूज करके हो सकता है कि यांग काई ने इस कला को सीख लिया हो। अगर इस कला का यूज करके उसने मैजिकल वेपन को कंडेंस भी कर लिया हो तो भी वो हमारे खानदान की वो गोल्डन आर्मर को ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वेपन इतनी आसानी से चीर फाड़ डाले। अब यहाँ भी इनकी बहुत इसी तरह की बहसबाजी चलती है। इस पे फर्स्ट एल्डर यहाँ तनतना के खड़े हो जाते हैं कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम बार बार उस यांग काई को इतना ज्यादा डेस्परेटली बचाना क्यों चाहते हो? इस पे सेकंड एल्डर उसे कहते हैं कि बताना चाहता हूँ तो तेरा इसमें क्या जाता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि यांग काई जितना यहाँ पे दोषी है उतना जुआन भी दोषी है, इसलिए दोनों को एक जैसी ही सजा मिलनी चाहिए। नहीं कि किसी को माफी मांग करके छोड़ दिया जाए और किसी को सिवियरली पनिशमेंट दिया जाए। अब ये दोनों यहाँ पे लड़ने के लिए तनतना जाते हैं। इस पे वो जो ओल्ड एल्डर होते हैं
वो इन दोनों को रोकने के लिए आते हैं तो सेकंड एल्डर उससे कहते हैं कि मैं जानता हूँ तेरी भी हरकतें कुछ अच्छी नहीं है, कि उस लॉ एजेंसी के लिए तुम्हें लीडर बनाया गया था, लेकिन कुछ सालों में मुझे पता है कि तुम किनके तलवे चाट रहे हो और किनकी चापलूसी करते हो, और यहाँ के सेक्ट लीडर को आने दो, मैं इसकी शिकायत उन्हें भी करने वाला हूँ कि तुम्हें उस पोजीशन से जल्द हटा दिया जाए, क्योंकि वो जो लॉ एजेंसी है वो तो एक तरफा न्याय एक ही के पक्ष में हमेशा करती आ रही है। इस पे वो जो बुढ़ा एल्डर होता है वो वहीं अपनी जगह पे बैठ जाता है। तो फर्स्ट एल्डर उठ खड़ा होता है और सेकंड एल्डर से कहने लगता है कि मैं तो उस यांग गाय को अभी के अभी इस लिंग शाओ सेक्ट से एक्सपेल करने की ताकत रखता हूँ, और इसके लिए कोई भी मुझे यहाँ रोक नहीं सकता। जिस पे वो सेकंड एल्डर उसे कहता है कि ऐसा तू करके तो देख, फिर मैं तुझे बताता हूँ। कि इतने में ही वहाँ पे एक डिसाइपल दौड़ा भागता आता है, क्योंकि उन्हें बताता है कि लॉ एजेंसी के जेल को किसी ने धड़ल्ले से तोड़ दिया है और यांग गाय को बाहर निकाल लिया है, और ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि सेकंड एल्डर की ही ग्रैंड डॉटर सुयान है। अब ये सुनते ही यहाँ पे जो फर्स्ट एल्डर होते हैं उन्हें तो एक मौका जैसे मिल जाता है। वो सेकंड एल्डर को ये कहते हुए दबा देते हैं कि तुम्हारे खानदान वाले तो सभी इस सेक्ट के रूल को तोड़ने के लिए तत्पर हो गए हैं, और बिना फैसला आए ही जेल को तोड़ करके किसी को बाहर निकाल लेना, ये तो सेक्ट के रूल्स को वायलेट करने से भी बहुत बड़ा क्राइम है। इसीलिए अब उस यांग गाय ने जो इतने सारे रूल्स को वायलेट किया है तो अब तो उसे सजा देना बनता ही है। अब वो जो फर्स्ट एल्डर सोचने लगता है कि अपनी पोती को बचाने के लिए अब ये तो उस यांग गाय का साथ नहीं देगा, क्योंकि अगर वो उस यांग गाय का अब साथ देता है तो उसकी जो ग्रैंड डॉटर है उसके भी रिपुटेशन पे अफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल होता भी वैसा ही है। उस सेकंड एल्डर ने यहाँ पे हार मान ली होती है, सबके सामने ये कह डालता है कि यांग गाय को अब पनिशमेंट देना ही होगा। इस पर सुमो जो होता है वो अपने ग्रैंडफादर से कहने लगता है कि यांग गाय ने मेरी काफी ज्यादा मदद की है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे सेकंड एल्डर भी मजबूर होते हैं, वो सुमो पे ही अटैक करते हैं और उसे चुप रहने को वहाँ पे कहते हैं। कि इतने में यहाँ पे ओल्ड मैन की एंट्री होती है कि सीधा आते ही लीडर की पोजीशन पे बैठ जाते हैं। सारे एल्डर उससे कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये लीडर की पोजीशन पे बैठने की। जिस पे ओल्ड मैन यहाँ पे कहता है कि मुझे लीडर ही ना सही लेकिन लीडर जैसा ही समझो, क्योंकि मैं आज यहाँ पे उनका एक आदेश लेकर के आया हूँ। उनका ये ऑर्डर है कि अभी सेक्ट में शांति का माहौल बनाए रखे, जूनियर्स की फाइट को लेकर के उसे बढ़ा चढ़ा करके तिल का तार ना किया जाए, और तुम एल्डर्स को तो शर्म आनी चाहिए कि जूनियर्स की फाइट में तुम लोग इतना ज्यादा घुस बैठे हो और आपस में ही लड़ रहे हो। इस पे फर्स्ट एल्डर उससे पूछते हैं कि क्या हाँ वाकई हमारे लीडर ने ऐसा करने को कहा है। जिस पे ओल्ड मैंगो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये मैं अपने शब्द कह रहा हूँ, ये बिल्कुल लीडर ने मुझे ऐसा कहने को कहा है, वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बाकी लीडर ने तो मुझे कुछ और भी कहने को कहा है, वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि यांग गाय ने बहुत ही कम समय में अपने आप को ये साबित करके दिखा दिया है, उसकी पावर्स वीक नहीं है, बहुत ही कम टाइम में उसने कल्टीवेट करके ह्यूमन रेल्म के वो 3rd लेवल पे पहुंच गया है। इसीलिए आज से वो कोई ट्रायल डिसाइपल नहीं है बल्कि एक ऑर्डिनरी डिसाइपल है। ये सुनकर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर वो जो सेक्ट लीडर है यांग गाय पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं। उन्होंने तो यांग गाय को अचानक से ही ऑर्डिनरी डिसाइपल बना दिया है। अब आगे ओल्ड मैन ये कहते हुए कि ये मेरे शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे लीडर के ही शब्द है, वो उन्हें एक ऑर्डर टोकन दिखाते हैं और वहाँ से चल पड़ते हैं और उनसे जाते हुए कहते हैं कि अब मैंने तुम्हारे लीडर का ऑर्डर तुम्हें सुना दिया है, इसीलिए उस ऑर्डर को तुम्हें मानना होगा और ये डिसाइड कर लो कि अब आगे क्या करना है। आगे जो एल्डर्स होते हैं उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। बामे वही जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस जी ने चारों को घेर रखा था और सभी को ये ऑर्डर दे देता है कि आज तो यहाँ से कोई भी बच के नहीं जा सकता। अगर सीनियर सिस्टर सुयान अभी इस मामले में टांग अड़ाती हैं, उनके साथ भी मुझे रूड बिहेव करना होगा। इससे पहले कि वो सभी उस पे टूट पड़ते, यहाँ पे एक डिसाइपल आता है और उन्हें ये खबर देता है कि लीडर के द्वारा ये ऑर्डर मिला है कि यहाँ यांग गाय को छोड़ दिया जाए। वो जो फाइट वाला मामला हुआ था इसमें किसी को भी अपराधी ना माना जाए। अब ये सुनते ही वो जी मन ही मन सोचने लगता है कि धत तेरी की, जिसमें मैं इस यांग गाय को एक अच्छा सबक सिखा सकता था और मेरे हाथों में जो खुजली हो रही थी इसे जान से मारने की, लगता है कि ये इस बार भी लकी निकला क्योंकि ये ऑर्डर जो आ गया इसे बचाने के लिए। अब आगे उस जी ने अपने चमचों को ऑर्डर दे दिया होता है कि इन सबको छोड़ दो और जाने दो। यांग गाय को लेकर के सुयान वहां से चल पड़ती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही फिनिश होता है। सो गाइज आज के एपिसोड में बहुत ही ज्यादा बहसबाजी थी, लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें देखने को मिलती है, हमेशा जो ताकतवर लोग होते हैं वो किस तरह से जस्टिस को अपने हाथ की कठपुतली समझते हैं, जैसे चाहे अपने मर्जी मुताबिक मोड़ ले। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता, चाहे झूठ कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, सच्चाई की हमेशा ही जीत होती है। सो गाइज बहुत ही जल्द मिलेंगे इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड पे। और हाँ, अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि आपकी एक लाइक हमें कितना ज्यादा मोटिवेट करते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और ढेर सारा मुझे कमेंट करें अगले एपिसोड के लिए। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।